गंभीर महल की डाइनिंग हॉल में कांटे और छुरी चमचों की आवाज़ आती थी। सरबराही कुर्सी पे बैठा कैस गंभीर बड़ी ही रुकपत से खाना खा रहा था। मकसूद चचा भी हिलाफे तवक्का आज खामोश थे। दफातन कैस का मोबाइल बजने लगा। वो हाथ बढ़ाकर कॉल काटने वाला था कि कॉलर आईडी देखकर रुक गया। निवाला उसके हलक में अटका था। उससे बेख्तियार पानी का गिलास मुंह पे चढ़ा लिया। जल्दी से कॉल अटेंड की, मबादा वो कॉल कट ही ना जाए। हेलो मीरा। डाइनिंग हॉल से बाहर निकलते हुए उससे ये अल्फाज कहे थे। बात हैरान होने की थी, मगर मकसूद हैरान नहीं हुए। वो मोबाइल कान से लगाए बाहर लॉन में चला आया। क्या हम नॉर्मल हो रहे हैं? उसके लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। यह हसीयत भरी मुस्कुराहट पूरे चांद की रोशनी उसके चेहरे को मुनव्वर कर रही थी। ये तुमने क्या कर दिया अब्दुल्ला? वो रो रही थी, बेबसी से ढेर सारा रो रही थी। कैस की मुस्कुराहट एक लम्हे में सिमट गई। तुमने कत्ल किया है अब्दुल्ला। तुम जानते हो तुमने क्या कर दिया? तुम मेरे अब्दुल्ला नहीं हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो साकिन था, समझ ना आया क्या कहे। उसके अलावा सिर्फ बख्तियार और मकसूद इस बारे में जानते थे। वो जानता था मीरा को बताने वाला कौन था। सालों पहले जो दर्द हमने सहा था, जैसी अधूरी जिंदगी हमने गुजारी, तुमने वही सब किसी और के साथ कर दिया। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? मैं जालिम नहीं, ना मैं कातिल हूँ। मैं जंग फतह कर गया हूँ। मैंने उसे खुले हाथ, आज़ाद जिस्म और हथियार की आज़ादी भी दी थी। कत्ल ऐसे नहीं होते, जंगें ऐसी होती हैं। मैंने कोई कवर अप भी नहीं किया। उनका सारा खानदान जानता है ये अब्दुल्ला ने किया है, लेकिन उन्होंने पुलिस को मेरा नाम नहीं दिया। क्या कत्ल और जुल्म ऐसा होता है? दूर बीजिंग के उस फ्लैट में बैठी मीरा ने बेबसी से नफी में सर हिलाया था। तुम नहीं समझ रहे, तुम समझ ही नहीं सकते। तुमने जुल्म कर दिया अब्दुल्ला। तुमने जुल्म कर दिया। तुम मेरे अब्दुल्ला नहीं हो। तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं रहे। मैंने आज तुम पे गिव अप किया। कैस के दिल पे ये अल्फाज फर्ची की तरह खुप गए थे। वो लॉन में लगे फवारे की गिर्द बनी ड्यूड़ी पे बैठ गया। टांगों से जान निकल सी गई थी। मेरे लिए मेरा खानदान ख़त्म है। तुम आज से मेरी बेटी से कोई राब्ता नहीं रखोगे। मैं नहीं चाहती उस पे किसी कातिल का साया पड़े। ये अल्फाज मुख्तलिफ थे। कैस की आंखें बेयकीनी से खुली थीं। लब हल्के से वाह। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एजल को मुझसे दूर मत करो मीरा। उसकी आवाज़ सड़खड़ाई थी। कोशिश के बावजूद वो खुद पे काबू न रख सका। वो मेरी बेटी है। मीरा सरवर गंभीर की बेटी। मेरी गंभीर की भांजी। और हम दोनों के साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे जैसे नहीं बने। तुमने स्याही खुद चुनी थी, और अब उसी में गर्क रहो। आइंदा मेरी बेटी के करीब मत भटकना। कॉल कट गई थी। कैस कई लम्हे साकिन और खाली होते दिल के साथ वहां बैठा रहा। फवारे की धार से गिरता पानी उसकी पुश भिगो रहा था। हलक दुख रहा था। उससे दर्द हो रहा था। आज मुद्दतों बाद उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था। उससे दिल पे हाथ रखकर आंखें मूंद ली, गर्दन ढलका दी। पानी की फवार अब उसके बाल गीले कर रही थी। मीरा साथ ना थी, मगर बर्थडे पे कॉल कर लेती थी, ईद पे मुबारक दे देती थी। और इज़ल कोई उसे इज़ल से कैसे दूर कर सकता था? कई लम्हे खालिद सहनी के आलम में वहाँ बैठे रहने के बाद उठकर अपने कमरे में आया था। दराज से चंद गोलियां निकाल कर फांक ली। अपने बेड पे घुटने सीने से लगा कर लेट गया और बत्तियां बुझा दी। एक लंबे अरसे बाद उसकी आंखों के गोशे नम हुए थे। खानदान एक बार फिर अलग हुआ था। चंद लम्हे बाद उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। अंधेरा, खूब अंधेरा। ना कोई गम ना तकलीफ। एक बिस्मिल को अब चाय फरार मिल चुकी थी। स्पेन खूबसूरती का सिंबल, हज़ा का मरकज़, तवज्जा का तालिब और स्याहों का दिल। सागर्टा फेमिलिया। ये बार्सिलोना में वाक़या एक कदीम इमारत है। क्योंकि ये इमारत आज तक अपने तकमीली मराहिल को नहीं पहुंच सकी, मगर एक दुनिया है जो उसके साए में खड़ी होकर गर्दन उठाए उसे देखती है और देखती रहती है। बुनियादी तौर पे ये एक चर्च है, लेकिन इसके काफ़ी हिस्से हैं जहाँ शानदार आर्किटेक्चर स्याहों को खुशामदीद कहता है। इमारत के अंदर आओ तो गर्दन ऊंची किए मेरी गंभीर मसमराइज सा उस आर्ट को देख रहा था जो उस इमारत की छत पे कुंदा था। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। ये कहानी का बिस्मिल मेहंदी नहीं था। ये खुश था, आज़ाद और पुरसुकून सा। यकदम उसका फ़ोन थरथराया। उसी पर हॉल की लाइट्स एक लम्हे को बंद हुई। अंधेरा सा छाया और उसी अंधेरे में मेहंदी के लिए यकदम ढेर सारी रोशनी छा गई। व्हाट्सएप पे सीनिया हाकिम की कॉल थी। उस अजनबी और कुछ कुछ मुसरत के आलम में सब शायरी को स्लाइड करके कॉल का जवाब दिया। हॉल की रोशनी वापस आ गई थी। आज सूरज यकीनन मगरिब से निकला होगा।
जीनिया हाकिम बंदा नाचीज को कॉल कर रही हैं। आईने के आगे खड़ी जीनिया हाकिम ने आंखें मीच लीं। ये एक ऑकवर्ड लम्हा था। मैंने तुमसे कहा था जब मैं चला जाऊं तो याद बहुत आता हूँ। मेरी तस्वीर ले लेनी चाहिए थी। सच था, जीनिया के मुंह से कुछ सख्त सुने बगैर उसका दिन नहीं गुजरता था। जीनिया ने टांग पे टांग जमा कर सब किया। आपकी यूएसबी मेरे पास है। एक लम्हे को मेहदी की मुस्कुराहट थम गई। मैंने वो अपने पास रखी क्योंकि मुझे लगता था उसमें कोई क्लू है, लेकिन उसमें नहीं था। उसमें हाउ डेयर यू। वो सख्ती से बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे खोलने की? तुम्हारे अंदर तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। उसे बुरा लग रहा था, सख्त बुरा। लोगों ने मुड़ मुड़ कर उसे देखा। वो चर्च से बाहर की तरफ जाने लगा। उसमें आपका खानदान था, आपकी यादें। मैं समझ सकती हूँ, जो मर जाए उनकी यादें कितनी अजीज होती हैं। वो बुरा माने बगैर अपनी रूह में बोली। तो मेरी थम सा गया। कुछ लोग मर जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। उनके होते हुए हमें शिकवे भी होते हैं, नाराजगी भी, और शायद नफरत भी। उनके जाने के बाद मालूम होता है ये। कि उन सब के दरमियान मोहब्बत भी थी। मेधी ने उसका जुमला मुकम्मल किया। सीनियर इस बात में सर हिलाते हुए आंखें मूंद ली। गरम गरम माँ चेहरे पे बहने लगा था। मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। मुझे यकीन नहीं आता, मुझे उनसे इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती है। मेरी को महसूस हुआ वो रो रही है, मगर वो बस सुनता रहा। सकाटा फैमिलिया के ऊपर नीले बादलों का साया था, और मेरी उसी साए के नीचे। मैंने किसी अपने को खो दिया है, और जुल्म ये है कि मेरे पास उनकी कोई यादें भी नहीं है। बस एक जरा सा माजी है, जरा से साथ गुजरे लम्हात। मुझे उनके जाने का अफसोस है। मुझे अफसोस है कि मैं उनसे बदगुमान रही, उनसे नफरत की। मुझे अफसोस है मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकी, लेकिन मैं अपने पिछले रवैये पे शर्मिंदा भी हूँ। मुझे आपकी चीज़ें इस तरह अपने पास नहीं रखनी चाहिए थी। उसे आंसू साफ की लंबी गहरी सांस से। रोते हुए तुम्हारी आवाज खूबसूरत हो जाती है। संजीदा सा तबसरा। जीनिया ने हैरत से मोबाइल को देखा। अब इस बात पे मुझे ब्लॉक ना करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं उस दिन आधे पाकिस्तान को मिठाई खिलाऊंगी जब आप मुझसे नाराज होंगे। प्लीज हो जाए नाराज। सुकाम सदा सांस अंदर खींचते वो हल्की से बोली थी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? वो खुशदिली से बोला। उसके हक में खड़ी इमारत मुस्कुराई। आपको कॉल क्या कर ली, फौरन फ्री हो गए। मैं आपसे तोहफे क्यों लेने लगी। मेरी मुस्कुराया। फ्री नहीं, शुक्रगुजार हो। तुम्हारी जैसी डायन के चंगुल से मेरी यूएस भी निकल आएगी। तुमने मेरी इतनी मदद भी की। अब बताओ क्या तोहफा चाहिए? बार्सिलोना का आसमान हल्की हल्की मीना बरसाने लगा था। मेरी ने गर्दन पीछे को फेंक दी। बारिश के कतरे दिल पे फवार की तरह पड़े थे। जितने दिन के लिए गए हैं उससे दुगना अरसा रह कर आइएगा, यही मेरा तोहफा है। ऐसी बातें करती हो तो मेरा दिल जला देती हो। उससे बुरा मनाया। जीनिया ने एक बार फिर मोबाइल कान से उतार कर देखा। ये आज इतना फ्री क्यों हो रहा था। मेरे बस में हो तो आपको पूरा का पूरा आपके शहर समेत चला दूं, लेकिन मलका का शौक सलामत, शहर और बहुत। वो मुस्कुराकर बोला तो जीनिया हंस पड़ी। मेरी उसके साथ हंसा था। वो खामोश हुई तो मेरी फिर हंसा। उसकी हंसी की आवाज़ पर जीनिया भी हंसी। अगले कई लम्हे वो दोनों ख्वामखा हंसते रहे, बगैर किसी बात के, बिला वजह बेख्तियार हंसी। वो हंस हंस कर थकती थी और चुप होने लगती तो मेरी हंसने लगता था, और बारिश में भीगते हुए हंस रहा था। आधे बार सोलोना ने उसे हफ्ते समझा होगा। वैसे एक इतला है, मैं आजकल तुम्हारा बॉस हूँ। उससे कॉलर चढ़ाए। और ये हादसा कब हो। जीने महसूस हुई, दिल हल्का होने लगा था। कैसम के मीम का मतलब मेहदी है। मुझे बराक ने बताया है तुम कैसम के लिए फोटोग्राफी कर रही हो। वो सीनिया को ये नहीं बता सका कि बराक ने उससे इंतहाई एक्साइटेड होकर कॉल की और बताया। मेहदी, मैंने तुम्हारी बंदी को नौकरी दे दी। मैं कितना अच्छा हूं ना। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बंदी? जवाबन उससे पूछा था। वही जिसके साथ तुम सड़क पर चल रहे थे, वही जो मेरी भाभी नहीं बहन है। आप पहले बॉस होंगे जो ऑफिस से कम नहरों और पहाड़ों में ज्यादा नजर आते हैं। हर मुलाजिम अपने बॉस से ऐसे ही चलता है। तुम भी चलती रहो। है। बारिश तेज होने लगी थी, मगर वो भीगता रहा। पहली बात, आपका काम फाइनेंस है, जो कि आप साल में एक बार करते हैं। दूसरी बात, मैं सिर्फ गेस्ट सर के लिए काम करती हूँ, सिर्फ उनके डिज़ाइनर्स की तस्वीर, और सिर्फ उनकी अपनी तस्वीर। काफ़ी मुश्किल काम है। सीनिया की तफसील से कहने पे मेरी एक पल को थम गया। फोन काटते हुए उससे कुछ कहने का सोचा, बारिश से यकदम दिल उचाट हुआ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक मशवरा दूं। मैं बुरा भी मानूंगी, मशवरा भी नहीं मानूंगी, मगर आप फिर भी बोलेंगे, मैं जानती हूँ।
मेरी गर्दन झुकाकर गीले चेहरे के साथ हंस पड़ा। हाथ से माथे पे आधे बाल पीछे को किए। तुम मुझे कितने अच्छे से जान गई हो ना। मुझे तोहफा देने की वजूहात में एक और इजाफा। सीने ने मुस्कुराकर कहा। मेरी नहीं मुस्कुराया। मैंने जब सुना था तुम कैसम के लिए काम कर रही हो, मैं खुश हुआ था। मगर ये सुनकर कि तुम गैस के लिए काम कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। क्योंकि वो मुश्किल आदमी है। सीनिया ने उसे अल्फाज दिए। वो मुश्किल आदमी है। हाँ, वो मुश्किल आदमी है। मेरी ने माथे को छूते हुए कहा, जैसे यही सही अल्फाज मिले हों। वो बॉस है और तुम मुलाजिम, लेकिन तुम दोनों का एटीट्यूड एक जैसा है। वो बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम कर नहीं सकती। एक हफ्ता जीनिया और एक हफ्ते में तुम्हें निकालेगा, या फिर तुम इस्तीफा उसके मुंह पे मारा कराओगी। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं बुरा भी मानूंगी और मशवरा भी नहीं मानूंगी, लेकिन आप फिर भी बोलेंगे। अब आप बोल लिए, मैंने बुरा मान लिया। उसे सुर बटन दबाकर कॉल काटी। चेहरा सुर्ख हो गया था, मूड खराब। आखिर सारी दुनिया उसकी मर्जी से क्यों नहीं चलती थी। अगले कई लम्हे उससे बेचैनी से कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटे थे। रात के अंधेरे में हवेली की तमाम बत्तियां रोशन थीं। लॉन में कुर्सियां रखी थीं, जिनमें से एक पे बशर हाकिम बैठा था। हाथ में चाय का कप था और सामने बैठी उरूज को बोलते हुए सुन रहा था। सुन क्या रहा था, बर्दाश्त कर रहा था और अपने गुनाह बढ़वा रहा था। माशाल्लाह से गिबत करने में उरूज का कोई सानी कहाँ था। उसी पल पिलर की ओर से जीनिया हाकिम आती दिखाई दी। स्याह जोड़े के ऊपर मटियाले रंग की शॉल ओढ़े, शहद रंग बालों को सादा सी चुटिया में बांध रखा था। उनके करीब आकर चाय के कप से भरे ट्रे मेज पे रखी और उस कुर्सी पे आकर बैठी। उरूज ने एक सख्त नजर उस पर डाली और उठकर चली गई। जीनिया ने बेतहाशा हैरत के साथ उसे जाते देखा। इससे क्या हुआ है? छोड़ दो, पागल है, दौरे पड़ते रहते हैं। बशर ने बात हवा में उड़ाई। आगे बढ़कर अपना कप उठा लिया। साफ साफ बताओ अदा, क्या हुआ है इसे? मेरी तो बात भी नहीं हुई। वो अब भी हैरत ज़दा थी। बशर ने सांस ली। तुम्हें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं और बलाज ने तुम्हें एक भी कॉल नहीं की। उसकी अम्मा तुम्हारे और कोंच के साथ एक बार भी ठीक से बात नहीं कर सकी। बोदगी वाला घर है बशर। तुम किन प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हो? जीनिया ने उसकी बात काटी। बशर आगे को हुआ। जीनिया की आंखों में देखा। मैं तो कोई प्रोटोकॉल नहीं भूला। दिन में 3 से 4 बार बैठक से आकर उरूज का हाल पूछा है। अम्मा उसके खाने पीने का ख्याल रख रही हैं। कूंज उसके आगे पीछे घूमती है। मरे हुओं के साथ जिंदा लोग दफनाए नहीं जाते। मुझे अब ये बताओ, तुमने उससे क्या कहा है? जीनिया तहम्मुल से बोली। बशर ने चाय का घूंट लिया और कंधे उचकाए। मैं मर्द हूँ और मर्द मर्दों से बात करते हैं। मैं क्यों उरूज से कुछ कहूँगा। मासूम बशर ने आगे घुमाई। हाँ, बस बलाज को एक कॉल की थी कि इंसान का बच्चा बन जाए, वरना ये ना हो कि मैं भी उसकी बहन से बात करना भूल जाऊं और अपने ससुरालियों को इज्जत देना भूल जाऊं। बशर, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जीनिया को बेबसी भरा गुस्सा आने लगा। क्या सोच रहा होगा पहलाज कि जीनिया हाकिम उसका जोक लेकर बैठी है? जब ही तो उसका भाई कॉल्स कर कर कह रहा है कि उसकी बहन से बात की जाए। मुझे जो सही लगेगा जैनी, मैं वो करूँगा। ये शादी मेरा घर बसाने को नहीं की थी। मैंने ये शादी अब्बा की मर्जी से की थी और जब मैं निभा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा इस शादी से जुड़े तमाम लोग उसे निभाएं। रसान से समझाया। जीनिया की आंखें सुर्ख होने लगी। तो इसका ये मतलब है कि तुम मेरे शोहर पे ज़बरदस्ती करोगे? तुम उससे जा जाकर कहोगे कि मुझसे मोहब्बत कर ले ताकि हमारी शादी अच्छी गुजरे? इज दैट वॉट यू वॉन्ट? वो तुंदी से बोली। दिल में चक्कर चलने लगे थे। बशर ने ठहर कर उसे देखा। क्या तुम दोनों के दरमियान कोई मसला है? तुम मुझे बता सकती हो जैनी, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो फिक्रमंद लगता था। जीनिया की आंखें भरने लगी। बशर के सामने वो कमजोर पड़ जाती थी। मुझे यहाँ से जाना है। अब्बा कहते हैं हम गवादर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से सीधा इस्लामाबाद जाना चाहती हूँ। उससे कई दिनों की दिल में रखी बात कह डाली। सब औरतें मुझे अजीब अजीब नजरों से देखती हैं, ऐसे जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अब्दुल्ला जाकर भी नहीं गया, एक कर्ज बनकर मेरे साथ चिमट गया है। मुझे यहाँ से भेजो बशर। अभी बशर कुछ कहता कि अपनी दाईं तरफ से आती शेजल को देखकर चुप हो गया। वो दाईं तरफ रखी कुर्सी पे आकर बैठी। दूर खिड़की में खड़ी उरूज ने उसे बैठते देखा। उसके बदन में शर्रे दौड़ गए। कमाल है, मेहमानों को रूखे मुंह पूछा भी नहीं और मेजबान चाय पी रहे हैं। उसे बशर की हाथ में पकड़ी कप को देखकर कहा। आप चाय पीना चाहेंगी? ऑकवर्ड माहौल में बशर ने खुशगवार पेशकश की। मैं चाय नहीं पीती बशर साहब। जीने को उसकी अदाकारी पे तब चढ़ी। कोई बात नहीं, आपके लिए कॉफ़ी बनवा लेते हैं। मैं जाकर कह आता हूँ। उठने लगा जब शेजल ने मना कर दिया।
आप अपनी चाय पिए, मेरी कॉफ़ी की फ़िक्र बाद में करेंगे। वो नसें उसके चेहरे पे जमा कर बोली। बशर सुर्ख पड़ रहा था। अच्छा नहीं लगता इस तरह हम चाय पिए और मेहमान यूं ही बैठा रहे। बशर बस उठना चाहता था। शेज़ल ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं। लेकिन आप तो बहुत मज़े से चाय पी रहे थे। मेहमानों का ख़्याल बगैर। बशर ने मदद तल नसों से जीनिया को देखा। उसके कानों से धुआं निकल रहा था। उसी पल उरूज तनफन करती उनके सर पे आन पहुंची। शेज़ल ने कदम उठाकर महसूस कुन नज़रों से उसे देखा। अंदर चले बशर, बहुत रात हो गई है, बीवी साहिबा ने चबा चबा कर कहा। बशर फौरन उठ खड़ा हुआ। शरीफ आदमी था भाई। मेरी कॉफ़ी बशर, शेज़ल ने हल्की आवाज़ से उसे पुकारा, आंखें मासूमियत भरी। मैं भिजवाता हूँ शेजल साहिबा। जीनिया मुस्कुराहट दबाए उन्हें देखने लगी। सारे मुलाजिम सो चुके हैं। उरूज बशर की बाजू में बाजू डालकर बोली। बशर का जी चाहा था कहीं भाग जाए। मुलाजिम सो चुके हैं तो क्या हुआ? बशर, आपको कॉफ़ी बनानी नहीं आती? शेज़ल ने आंखें चिपकाईं। अब बस उरूज की बर्दाश्त की बस हो चुकी थी। बशर को ना चाय बनानी आती है ना कॉफ़ी, और आती होती तो सिर्फ मेरे लिए बनाता। आप अपने कॉफ़ी का शौक सुबह पूरा कीजिएगा। चबा चबा कर कहती उरूज ने कहर उलूद निकाश बशर पे डाली और उससे लिए आगे बढ़ गई। असल टॉर्चर तो अंदर जाकर शुरू करेगी। उन दोनों की जाने की देर थी। जीनिया और शेजल हाथ पर हाथ मारकर हंसी थी। हंसते हंसते वो दोनों दूरी हो गई। जीनिया का चेहरा सुर्ख होने लग गया था। उसने आज तक बशर को इतना कंफ्यूज नहीं देखा था। शेजल का चेहरा हंस हंस कर सुर्ख होने लग गया था। तुम तो किसी से इतना फ्री नहीं होती। क्या मैं ये मान लूं मेरा भाई वाकई पसंद आ गया है? शेजल ने एक अदाज से बाल झटके। पसंद के नाम पे उसे कोई याद आया था। दिल का एक कोना खुश हुआ और दूसरे में आग लग गई। बशर से ज़्यादा मुझे तुम्हारी भाभी का चलना पसंद है। कमबख्त ने कॉफ़ी भी नहीं पीने दी। बेजारी से कहते उससे अपना मोबाइल निकाल लिया। तुम्हें कोई पसंद है शेजल? जीनिया उसके चेहरे को देखती हुई बोली। शेजल की आंखें एक पल को तारीख पड़ी थीं, मगर उससे बात बदल दी। जीनिया ने भी ज़्यादा कुरीदा नहीं। बशर की बची हुई चाय और रूज की छोड़ी हुई चाय और अपनी चाय। जिंदगी हो तो जीनिया हाकिम जैसी। हातिम नवाब के कत्ल के 15 दिन बाद केसम की इमारत के अंदर हलचल सी मची थी। इम्प्लाई भागम भाग अपने काम करते नजर आ रहे थे। कहीं तो एक कोने में खड़े केसम की न्यू ईयर पार्टी के लिए मलबूसात, ज्वेलरी और जूते डिज़ाइन कर रहे थे। केसम में साल का सबसे खूबसूरत दिन यही होता था। उन सबको छोड़कर तीसरी मंजिल की लिफ्ट की तरफ आओ तो लोहे के पट आपस में जुदा हुए। गर्दन ताने हुए डिज़ाइनर्स अपने अपने ऑफिस को रवाना हो गए। गहरी सांस लेते हुए सीनिया हाकिम भी लिफ्ट से बाहर निकल आई। ढीले ढाले नीले रंग के लॉन्ग कोट के साथ खाकी रंग का ट्राउजर और गले में स्टोल। बालों को चूड़े में बांधकर बीच में पेंसिल लटका रखी थी। कंधे पे बैग टंगा था। छोटे छोटे कदम लेती वो गैस के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुई। वो जामनी मुजस्मे के ऊपर कोई कपड़े का टुकड़ा रखे हुए था। सीनिया को देखकर रुक गया। लब तनसिया मुस्कुराहट में ढल गए। काहिन साहिब आई हैं आज तो। पिछली बार आपको फौरन पता चल गया था कि मैं ब्लॉक का शिकार हूँ। आज मुझे देखकर आपको क्या लगता है मादाम? वो कुर्सी पे टेक लगाए टांग पे टांग चढ़ाए हुए था। सीनिया चल लम्हे उसे देखती रही फिर आगे बढ़ाई। मैं अपना काम कर रही थी कैस। काम करते हुए अपने सब्जेक्ट को उसका प्रॉब्लम बताना मेरा फ़र्ज़ है। तुम उसकी बिना पर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो तो ठीक है। कैस के अब्रू 27 से ऊपर को हुए। मैं आपको कैसे निकाल सकता हूँ मैम? वो ये नहीं कह सका कि मैं निकालता नहीं हूँ। वो मुस्कुरा कर आगे हुआ। मैं रहना मुश्किल कर देता हूँ। जैसे वो अब करने वाला था, अपनी दाईं तरफ खड़ी हदीबा को सामने आने का इशारा किया। वो आई मेज़ पे रख के कागजात उठाए और कहने लगी। मिस जीनिया हाकिम, आपके कॉन्ट्रैक्ट में शक नंबर 24 में साफ साफ लिखा है कि ना ही आप और ना ही आपका सब्जेक्ट, आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पर्सनल मामलात में दखल नहीं देगा। मिस्टर कैस का ब्लॉक उनका पर्सनल मामला था, लेकिन आपने उसकी बात करके उन्हें गैर कंफर्टेबल किया, जिसका हर्जाना है कि आपकी पेमेंट से 20% काट दिया जाएगा। वो बोलकर खामोश हुई। एक नज़र कैस को देखा फिर सीनिया को। अपना आज का काम करने के लिए आप आज़ाद हैं। वो आगे बढ़ गई। जीनिया ने बगैर कुछ कहे मेज़ पे धरा, टेलीफोन उठाया और कॉल मिलाई। चाय का एक मग, दूध ज़्यादा चीनी कम, 5 मिनट के अंदर। कैस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जीनिया भी मुस्कुराती रही। मेज़ पे हाथ रख के वो आगे को ही। कॉन्ट्रैक्ट की शक नंबर 16 में लिखा है कि मैं अपना सब्जेक्ट खुद मुंतखब करूंगी, मगर मुझे पहले दिन बगैर मेरी मर्जी पूछे तुम्हारे पास भेजा गया। यहाँ टूटा पहला असूल। शक नंबर 17 में लिखा है कि
ये फोटोग्राफर की 80% मानी जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। हालांकि आपको फोटोग्राफी के बारे में कोई इल्म भी नहीं। तुमने मुझे आप कहने पे फोर्स किया, हालांकि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। पहले 3 असूल तुम खुद तोड़ चुके हो, लेकिन जाहिर है तुम बॉस हो और मैं मुलाजिम, इसलिए जो आप कहें। आखिरी 3 अल्फाज पे जोर दिया। उसी पल ऑफिस बॉय चाय लेकर अंदर आया, मेज़ पे मग रखा और पलट गया। कैस हनूज सीनिया को देख रहा था। तुम्हारा मुआवजा तुम्हें पूरा मिलेगा। ये बस तुम्हारा टेस्ट था। अगर तुम बॉस के सामने बोल सकती हो तो हर किसी के सामने बोल सकती हो। वेल डन। वो कुछ पल के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान लगा था। क्या वाकई कैस लोगों का मसीहा था? तुम बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। इस पे 2 साल लगे हैं मिस जीनिया। इस पे कैसम की इन्वेस्टमेंट लगी है। मैं चाहूँगा तुम अपना बेस्ट दो। जीने ने गहरी सांस लेकर सर को इस बात में हिला दिया, जैसे वो मुतमईन हूँ। फिर काम शुरू करें। जीनिया अपनी जगह से उठते हुए बोली। कैसे उसकी चाय की तरफ इशारा किया। मस्सा नहीं है, मैं चाय ठंडी पीती हूँ। कंधे उचकाते हुए वो सीधा हो बैठा। अगले कई पल में वहाँ एक पूरी टीम जमा हो चुकी थी। स्पॉटलाइट कैस के चेहरे पे थी। 2 कैमरा मैन सीनिया के हक में खड़े थे। स्टाइलिस्ट एक कोने में खड़ी थी। उसे किसी किस्म के टचअप से रोक दिया गया था। कैस सर झुकाए पेंसिल हाथ में लिए सफ़े पर झुका। उससे गले में गिल्टी से ऊपर का मधूम हुई। वो मेहंदी नहीं था जिसे लोग फैसिनेट करें, उसके लिए लोग मजबूरी थे जिसे अब वो झेल रहा था। जीने ने कैमरा आंख से हटाकर उसे देखा। उसकी उंगलियां कपकपा रही थीं। उसी पल उससे इरादे बदल दिए। जीने आगे में स्विच बोर्ड पे हाथ मारकर आधी बत्तियां बुझा दी। कागज मरोड़ तोड़ कर फर्श पे फेंक दी गई और पेंसिल्स कलर स्केचबुक बेतरतीबी से मेज पे फैला दिया। गैस और बाकी टीम अचंभे से उसे देख रही गई। गैस, आप अपना कोट उतार कर रखें, बाजू फोल्ड करें, हम आर्ट ब्लॉक शूट करेंगे। वो मुड़ी, एक नज़र स्टाइलिस्ट को देखा। इनके बाल जरा बिखेर दें ताकि मंजर के साथ फिट हो सके। बेचारी स्टाइलिस्ट आगे बढ़ी, मगर गैस से हाथ के इशारे से रोक दिया। मेरे बालों को हाथ न लगाए कोई। वो सख्ती से बोला। लड़की वहीं रुक गई। जीनी आ गई, स्केच पेंसिल उठाई, गैस के सामने आकर रुकी और उसी पेंसिल से उसके बाल खराब किए। ये क्या नया ड्रामा है। हम बीटीएस शूट कर रहे थे। तुम लोगों को डिप्रेशन दिखाओगी। वो दबा दबा उड़ाया था। जीनिया मुस्कुराई। स्याही बिकती है सर, सफ़ेदी से ज़्यादा। वो पेंटर मशहूर हुए हैं जिन्होंने दर्द पेंट किया। मोहब्बत की वो कहानियाँ दास्तानें बनी जिनमें 2 लोग बिछड़ गए। कामयाब वो लोग हुए जिन्होंने अंधेरे से रोशनी का सफ़र किया। इस वक्त तुम कफन सदा हो, उसे ज़बरदस्ती खोलोगे तो क्राई और दिल जख्मी होगा। लेट इट बी, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। वो कहकर पीछे हटी। कैस सिरे से वापस कुर्सी पे बैठ गया। नीम अंधेरे में उसका हल्का सा चेहरा साफ वाजिया था। आंखें बेचैन थीं और हाथ गैर मुतारिक। बिखरे हुए बाल उसके अंदर के हलचाल का पता देते थे। धड़ाधड़ तस्वीर उतार ली गई। अगले आधे घंटे के बाद वो मुस्कुरा रहा था। वो वाकई मुस्कुरा रहा था। बिल आखिर उसका कफ्स टूट चुका था। जिन चीज़ों के लिए वो एफर्ट्स कर रहा था वो बेसर थी। कफ्स टूटा तो उससे मालूम हुआ आज़ादी क्या शय है। नीम अंधेरे में लिए गए वो मायूस क्लिक देखते हुए कैस मुस्कुरा रहा था। बेस कलेक्शन की इमारत में मामूल की गहमा गहमी थी। शेजल आज बराग के ऑफिस में खड़ी थी। साथ 3 और टीम के लोग भी थे। ऑफिस का नक्शा बिगड़ चुका था। दीवारों पे लगा वॉलपेपर, पेंटिंग्स, इल्यूशन आर्ट, हर चीज़ उखाड़ कर फेंक दी गई थी। अब नया पेंट हो रहा था और शेजल एक कोने में अपनी टीम के बाकी लोगों के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पे दबा दबा जोश था। ये काम उसकी तवक्का से भी ज़्यादा अच्छा जा रहा था। 3-4 दिन से बराग ने भी उसे तंग नहीं किया था। रावी चैन ही चैन लिख रहा था, मगर ज़्यादा देर तक नहीं। कॉन्फ्रेंस रूम से एक अहम मीटिंग में से पलटते हुए इब्लीस के चेले और फराग हनीफ को कुछ याद आया। उसके कदम खुद बाहुद ऑफिस के उस हिस्से की जानिब उठे जहाँ कुछ दिन किसी भी वर्कर का जाना मना था। अपने साहब का ऑफिस के दरवाजे पर रुककर उससे अतराफ का एक तफसीली जायजा लिया। बिलाशुबा वो काम में तेज़ और अच्छी थी। पेंट की पॉकेट में हाथ डाले वो आगे बढ़ाया। शेजर अपने साथियों को स्क्रीन पे एक डिज़ाइन समझा रही थी। पराग उसके हक में ठहर गया। वो चौंक कर मुड़ी तो पराग मुस्कुराया। उन दोनों के चेहरे पे स्क्रीन की नीली रोशनी पड़ रही थी। मुझे मेरे ऑफिस का फाइनल लुक दिखना था। लगता है मैं सही वक्त पे आया हूँ। पेंट की जेबों में हाथ डाले वो अतराफ का जायजा ले रहा था। सर, अभी तो काम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। फाइनल होने में तो बहुत वक्त है। टीम की एक लड़की ने जवाब दिया। आपके पास एक डेमो होगा ना, या फिर आप बगैर डेमो के काम करते हैं?
वो मासूमियत से बोला। शेजल को जी भरकर उस पर गुस्सा आया था। वो जानती थी पराग के पास इन सब कामों का वक्त नहीं। उसके पास वक्त नहीं कि ऑफिस के डिज़ाइन सीखता फिरे, इंटीरियर पे तबसरे करे। वो बस जानबूझकर शेजल से बदला लेने को करता था ये सब। डेमो है पराग सर, आपको ईमेल कर दिया था और आपने अप्रूव भी कर दिया। जब ही तो हमने काम शुरू किया है। मैंने उसने बेयकीनी से सीने पे उंगली रखी। लेकिन मेरा ईमेल तो पिछले हफ्ते हैक हो गया था। ऐसा करो, सेटिंग बदल दो, डबल पे करेंगे हम। लेकिन सर, इस पे बहुत मेहनत लगी है हमारी। चीज़ें इस तरह बदलना नामुमकिन है। शेजल को आसमान सर पे घूमता महसूस हुआ। आप एक बार डेमो देख लें, ये आपको पसंद आएगा। मिस शेजल, लगता है आपको एक बात समझ नहीं आई। मेरा ऑफिस है, एक डिज़ाइन मुझे नहीं पसंद तो आपको समझना चाहिए, है ना? शेजल ने कुछ कहने को मुंह खोला मगर उसकी टीम में से कोई बोल पड़ा। सर, मैं आपको 3 से 4 डिज़ाइन भेज देता हूँ। आप उनको देखें और जो आपको समझ आए हम उसे फाइनल कर देंगे। आपकी पसंद से बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? लड़का मुस्कुराकर बोला तो वराग ने सताई से अप्रूव ऊपर को उठाए। मिस शेजल, आपके टीम मेंबर्स आपसे ज़्यादा समझदार हैं। चार्ज इनको मिलना चाहिए था, मगर है। उससे हाथ उठाए और मुस्कुराता हुआ मसरूर सा बाहर निकल गया। शेजल उसके पीछे भागी थी। राहदारी में बामुश्किल उसके कदमों से अपने कदम मिलाने की कोशिश करते हुए वो खाम गई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बराग? तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। इस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत मेहनत लगी है। सब कुछ पॉइंट जीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल है। एज इफ आई केयर। वो कंधे उचकाकर बगैर ध्यान दिए चलता रहा। बराक समझो प्लीज। मुझसे इख्तिलाफात एक तरफ, हम दोनों के दरमियान जो भी मसाइल हैं उन्हें एक तरफ रखो। जो तुम कह रही हो वो मेरी और मेरी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। एक बार चीजें खराब हो जाएं तो दोबारा वैसा हौसला वापस नहीं आता। तुम बराक चलते चलते ही एकदम रुका था। शेजल बेख्तियार गिरते गिरते बची। आज पहली बार उसके चेहरे पे वाज़ह फिक्र थी। आंखें बेचैन थीं। अगर डिज़ाइन में वाकई कोई मसला होता तो वो बात को समझ लेती, मगर मसला बराक की अना थी। मैंने जो कहना था वो कह दिया है मिस शेजल सैमसन साहिबा। अब आगे जो कुछ होगा वो मेरी मर्जी से होगा। अगर तुम इस काम को पॉइंट जीरो से नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो। शेजल की आंखें भीगने लगी थीं। बेबसी, गुस्सा, अनाज, जिल्लत, कहीं एक जज्बों ने साथ हमला कर दिया था। मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी बराक। वो जाते जाते मुड़ा। आंखें जख्मी हुई, चेहरे पे कर्व फैला। बराक तुम्हारे माफ़ न करने का आदी है। तुमने तो मुझे उन गुनाहों के लिए भी माफ़ नहीं किया जो मैंने किए ही नहीं थे। एक बदगुमानी और सही। उसकी आखिरी बात को शेजल कोई मफहूम न दे सकी। वो राहदारियों में गुम हो गया। फिर शेजल ने थक कर घुटनों पे हाथ रख लिए। पॉइंट ज़ीरो से शुरू करना मुश्किल था, असहद मुश्किल। वो रो देने को थी। रात की ठंडक बढ़ती जा रही थी। इस्लामाबाद सर से यख बढ़ता जा रहा था। अपने केबिन में बैठी सीनिया हाकिम ने गैस की एडिट शुदा तस्वीर को आखिरी टच दिया। एक तनकीदी निगाह उन पे डाली और फिर अपने आसपास देखा। सारे फोटोग्राफर्स जा चुके थे। बाहर बैठे डिज़ाइनर्स भी इक्का दुक्का रह गए थे। उससे भी जाना चाहिए था। तस्वीर गैस को दिखाने के इरादे से वो उठी और उसके ऑफिस की राली राहदारियां अब तारीख होने लगी थीं। उसने ऑफिस के दरवाजे के बाहर रुक कर दस्तक दी। जवाब निदारद। वो चंद पल रुकी और एक बार फिर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। वो चंद पल मुतबस्सिम सी खड़ी रही, फिर दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। ऑफिस तारीकी में डूबा था। उसे लगा गैस वहाँ नहीं है। वापसी की कदम लेते हुए उसने एक हिचकी सुनी। सीनिया थम सी गई। हाथ में पकड़े मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ओर घुमाई। उसी लम्हे उसकी नजर सोफे पे पड़ी। गैस गंभीर किसी डरे हुए बच्चे की तरह टांगे सीने से लगाए हुए था। हाथों से चेहरा ढांप रखा था। सीनिया देख सकती थी उसका बदन कांप रहा है। उसका मोबाइल बेआवाज बज रहा था। वो चंद पल खड़ी रही, फ़ोन उठाए या ना उठाए। नंबर पे नजर पड़ी तो वो पहचान गई। ये मेरी गंभीर का नंबर था। उससे लपक कर फ़ोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। हेलो नाइटमेयर, मैं सीनिया हाकिम बात कर रही हूँ। उसकी बात काटी गई। मेरी हैरान सा हुआ था। आपके कज़न की शायद तबीयत ठीक नहीं है। वो बहुत बुरी हालत में है। मैं उनके ऑफिस किसी काम से आई थी, मगर मुझे लगता है ही नीड्स हेल्प। आज क्या तारीख है? मेरी की आवाज़ कहीं दूर से आती थी। 22 दिसंबर। तारीख से क्या लेना देना है? गैस को एनिवर्सरी ट्रॉमा है। एक ऐसी ज़हनी हालत जैसे अगर 2 साल, 3 साल या फिर कई साल कबल किसी भी एक मखसूस तारीख को आपके साथ कोई हादसा पेश आया है, तो अगले साल जैसे जैसे वही तारीख नज़दीक आती जाएगी, मरीज को पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होगा। माजी का ट्रॉमा, फ्लैशबैक्स की सूरत याद आता रहेगा। ये सूरत हाल ज़्यादा अरसा नहीं रह पाती।
अगर मरीज़ अपने साथ मुखलिस हो और वो एक आम मेमोरी रखने वाला इंसान हो, या फिर वो थेरेपी लेता हो, अफ़सोस केस गंभीर उनमें से कुछ नहीं था। वो इस वक्त अपने वीक पॉइंट पे है। मैं बराक को उसके पास भेज रहा हूँ। वो उसे घर छोड़ आएगा। तुम थोड़ी देर वहीं रुकना प्लीज़। मेहदी ने कॉल काट दी थी। सीनिया ने हैरत से फ़ोन को देखा। उसी लम्हे वो उठ बैठा था, पसीने से तर, सीना मसलते हुए। उसके होंठ खुश्क थे। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। ये वो कैसे ही था? कमबख्त अपने साथ इतना जालिम क्यों था? उससे अपना एक हाथ उठा रखा था जो बुरी तरह कांप रहा था। बदन पसीने में डूबा था। जीने ने आगे बढ़कर मेज़ पे रखी पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला और उसके पास आई। कैस उसे नहीं देख रहा था। उसकी गर्दन झुकी थी। उससे फ्लैशबैक्स आ रहे थे। साफ कोरे फाजियाँ, याददाश्त और जहानत हर एक के लिए नेमत नहीं होती। वो सोफे पे उसके करीब आ बैठी, पानी की बोतल उसके मुंह से लगाई। वो सारा पानी पी गया मगर प्यास न बुझ सकी। जीनिया दोबारा उठी, फ्रिज की तरफ बढ़ी और पानी की एक और बोतल उठा लाई। कैसे झपट कर उसके हाथ से बोतल ले ली। पानी पिया, आधा गर्दन पे गिरा। जाओ यहाँ से। वो हल्की आवाज़ से बोला। तुम्हारा काम खत्म है। दफा हो जाओ। जीनिया अपनी जगह से ना हिली। मैंने कहा जाओ। वो पूरी कुव्वत से चीखा। आंखें सुर्ख थीं, लहजा लर्ज रहा था। जीनिया उसे देखती रही। उसे गुस्सा आया था मगर नहीं भी आया। वो निकालना समझती थी मगर इस वक्त वो नहीं निकाल रहा था। तुम्हें समझ नहीं आती। मैंने कहा है जाओ। वो उठा और एक बार फिर चीखा। सीनिया उसकी आंखों में देखती रही, नरमी से, शफकत से। फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। नरम व मुलायम गिरफ्त, हिफाजत का सा एहसास। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा होगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था गैस? सामने खड़े मर्द की गर्दन में गिल्टी से ऊपर का मधुम हुई। सीनिया ने उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में लिया। गैस को सहारे का सा एहसास हो। कुछ था, कुछ है जिससे तुम्हें बहुत बुरे चक्कर में फंसा दिया है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था गैस? उसे ट्रस्ट इश्यूज से, मगर जो काम कल सीनिया ने किया था, एक नरम गोशा उसके दिल में बन चुका था। ट्रोमाटाइज लोगों का अलमिया होता है, एक कमज़ोर लम्हे की जद में आकर वो नरम पड़ जाते हैं। और वो नरम पड़ गया था। वो वापस सीधे से सोफे पे बैठ गया। सीनिया उसके साथ बैठी थी, यूं ही नरमी से, उसके कांपते हाथ अपने हाथों में लिए। दुनिया जालिम है। उसे ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया होगा, है ना गैस? वो किसी शहर के ज़ेर असर उसे देखे क्या? वो उसका हाथ नहीं छोड़ सका। उसकी आंखें भीग गईं। एक वक्त था जब मेरा खानदान मुकम्मल था। एक वक्त था जब सब अच्छा था। मैं नॉर्मल था। लेकिन मेरे खानदान के एक फर्द ने एक गलती कर दी। हमारे यहाँ गलती खानदान तबाह करती है, जैसे मेरा खानदान तबाह हुआ था। उसके अल्फाज मुबहिम थे मगर हम तुम्हें कहानी का खुलासा सुनाई देते हैं। गंभीर दरअसल एक साथ नहीं। गंभीर क्या है? ये एक नाम है, सिर्फ एक नाम। कैस समान के दादा का आखिरी नाम, जिसे मौजूदा वक्त में एक सरनेम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कहानी तुम्हें कई साल पीछे ले जाती है, जहाँ से मसाइल की शुरुआत हुई थी। यूनुस रहमान कम्बीर का शाहाना कमरा। इस वक्त अदालत लगाता था। यूनुस साहब के चार बेटे थे, जमान यूनुस, बख्तियार यूनुस, मकसूद और सरवर यूनुस। मगर जिसकी अदालत लगी थी वो सरवर थे। उनके साथ एक सब आंखों वाली लड़की खड़ी थी। एक तरफ रखे लंबे सोफे पे यूनुस साहब के तीनों बेटे बैठे थे। सरवर उनके सामने वाले सोफे पे आ बैठे। तुम जानते भी हो सरवर, तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। चंद दिन बाद तुम्हारी शादी में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं और तुम हमारे सामने इस फरंगी औरत को ले आए हो। यूनुस बारोब लहजे में पूछ रहे थे। जमान चुपचाप उन्हें देख रहे थे। सरवर ने गर्दन उठाई। मेरी शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए, है ना अब्बा? बिल्कुल वैसे जैसे जमान भाई की हुई। जमान की बीवी खानदानी औरत है और उसी शादी के बदले हमारे घर उनकी एक और औरत आनी थी, क्योंकि हमारे घर से अमीना और जरमीना आलम नवाब के घर गई हैं। तुम्हारी दो बहनों की शादी उसी घर में हुई है सरवर, जहाँ की लड़की से तुमने दस्तबरदारी दी है। तुम्हारी दो बहनें सरवर, तुम जानते हो हम किस मुसीबत में हैं। तुमने शादी कर ली। तुम एक एक बेटी और एक बेटे के बाप बन चुके हो। तुम जानते हो ये क्या है? अब के वो गुर्राए थे। जमान ने उनके कंधे पे हाथ रखा था। तुमने जो करना था वो कर लिया सरवर। जमान बोले तो बाकी भाइयों ने उन्हें देखा। वो जब बात करते थे तो बाकी सब सुनते थे। पलंग के एक कोने में बैठा बच्चा भी मुस्कुराकर अपने बाप को देखने लगा।
उसे अपने बाप का बोलना पसंद था। हम कल आलम नवाब के घर जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे क्योंकि हमने वादा तोड़ा है। तुम अपनी बीवी को अलग घर में रखोगे क्योंकि यही रिवायात हैं। गैर खानदान की औरत तुम्हारी बीवी बन सकती है, हमारे खानदान की बहू नहीं। तुम्हारा बेटा अंस, वो तुम्हारा वारिस नहीं होगा। तुम्हारा वारिस वो होगा जो खानदान की औरत से होगा। यही रवायात हैं और तुम इन्हीं पे अमल करोगे। और अगर नहीं किया, वो एक पल को रुक गए। तुम्हें बचा लूंगा इस नहूसत से जो तुम्हारे साथ चिमट गई है। पलंग पे बैठे अब्दुल्ला ने पहली बार ये लफ्ज़ अपने बाप के मुंह से सुना था और उसी पल सहन में महफूज कर लिया। बच्चों के दिल और दिमाग पाक होते हैं। कोरा पन्ना, वहाँ पहला लफ्ज़ वो दर्ज करते हैं जो उनके सरबराह होते हैं। तुम कल वो सब करोगे जो जो मैं चाहूँगा, और अगर नहीं किया तब वो होगा जो तुमने कभी नहीं चाहा होगा। मेरा बेटा और मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने शादी से पहले अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, और मैं अब भी अपने वादे पे कायम हूँ। वो आगे आए। लियाना अपनी जगह पे बैठी रही। जमान के सामने रुककर सरवर ने उनके कंधे पे हाथ रखा। आपका हुक्म मेरे लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। अगर आप मेरे लिए वाकई फ़िक्रमंद हैं तो रास्ता निकालें, मुझे फ़रार की राहें ना दें। जमान खामोशी से उन्हें देखते रहे। बेड पे बैठा 10 साल अब्दुल्ला जमान अपने बाप के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। ये वो लम्हा था जब उसे सब आंखों वाली ये औरत बिल्कुल सहर लगी। हाँ, क्योंकि वो उसके बाप को बुरी लगी थी।